नमस्कार, इंडिया एनालिसिस भाजपा का क्लीन स्वीप में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। 2023 के परिणाम अब सभी के सामने हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रचंड जीत हासिल की है, वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो स्थिति रही है, दावे तमाम रहे, लेकिन जो परिणाम आए वो उसके बहुत विपरीत। और यही कारण है कि अब कांग्रेस आत्मचिंतन कर रही है, मंथन कर रही है, हार के कारणों को समझ रही है। एक दिन पहले ही जिस तरह से कांग्रेस ने अभी सभी जो निर्वाचित विधायक हैं उनको बुलाया और जिनको पराजय मिली उनको बुलाया, उनके साथ बैठक की, बातचीत की, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब एक बार फिर नए सिरे से सोचना होगा कि जिस तरह की स्थिति बनी है आखिर उसकी वजहें क्या रही। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 18 जिलों में भाजपा का क्लीन स्वीप रहा है और दूसरी तरफ सवाल इस बात को लेकर भी है कि इस हार से कैसे उभरेगी कांग्रेस। कांग्रेस को जिस तरह से ये झटका लगा है, निश्चित तौर पर आत्ममंथन जिस तरह से उनकी तरफ से किया जा रहा है, दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद मिशन 24 में लग गई है और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ जी के गढ़ छिंदवाड़ा में है। हालांकि ये भी सही है कि छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा की 7 में से 7 सीटें कांग्रेस ने वहां जीत हासिल की है उसमें। और अब जो मिशन है भाजपा का वो है कि 29 यानी कि लोकसभा की 29 में से 29 सीटें, और उसी तरफ अब भाजपा आगे बढ़ रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस एनालिसिस में, विश्लेषण में जानने की कोशिश करेंगे कि अब कांग्रेस की क्या नई रणनीति है, या फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं अब लोकसभा में भी हम क्लीन स्वीप करेंगे, उसके पीछे उसकी क्या रणनीति। चर्चा शुरू करें। जो मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में हैं, पहले उनके पास चलते हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के युवा नेता, प्रदेश प्रवक्ता अभिनव बरौलिया जी। स्वागत करूंगा अभिनव जी आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हैं। गौरव जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। अभिनव जी, मैं आपके पास में आता हूं कि ये तो बिल्कुल साफ अब है, सारी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह की पराजय कांग्रेस को मिली है, और अगर इस शब्द का इस्तेमाल जिसका मैं कर रहा हूं कि एक झटका है कांग्रेस के लिए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि जो चीजें हुई हैं कांग्रेस को लेकर, अब उसका किस तरह से आत्ममंथन है, आत्मचिंतन है। हालांकि आप कह रहे हैं ठीकरा फोड़ रहा है ईवीएम मशीन पर। देखिए राजेश जी, हम सब जितने भी हैं, मेरे भाई साहब, बड़े भाई भी बैठे हुए हैं, गौरव जी, वो भी जानते हैं हम कोई भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन हमें इतना भरोसा था कि जनता हमारे साथ है, हर वर्ग। हमें उम्मीद थी, संविदा कर्मचारी हमारे साथ थे, नर्सिंग स्टूडेंट्स, बेरोजगारी से परेशान महिलाएं और तमाम वर्ग जितने भी हैं, किसान वर्ग हैं, आदिवासी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, ये सब हमारे साथ थे। तो हमें उम्मीद तो थी, मतलब इतनी ज़बरदस्त उम्मीद थी कि जनता भाजपा को हराएगी। लेकिन हम जैसे जैसे चुनाव के मोड में गए और हमें देखने को मिला, और जब रिजल्ट आ रहे थे, और उस दिन रिजल्ट वाले दिन तो हमें बिल्कुल उम्मीद थी कि हम चुनाव जीतेंगे और जनता हमें चुनाव जिताएगी और जनता की जीत होगी। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा पोस्टल बैलेट में, अभी हमको जैसे जानकारी मिली कि 199 सीटों पर हम आगे चल रहे थे पोस्टल बैलेट की गिनती में। 8 बजे से 8:30 तक ये गिनती होती है, लेकिन उस समय हमने देखा तमाम चैनल्स पे हम 8:15 बजे 8:20 पर पिछड़ गए, कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि काउंटिंग सेंटर में ऐसा कौन सा तंत्र बैठा है जो लगातार अपडेट आ रहा हो। ऐसा बहुत मुश्किल होता है, मतलब मैं ये उंगली नहीं, सवालिया निशान नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता। हमें उस टाइम दिखाना चाहिए था कि पोस्टल बैलेट में हम आगे चल रहे थे, अगर इतनी सीटों पे तो हमें दिखना चाहिए था। और मुश्किल से 9:15 या 20 मिनट पर भाजपा कार्यालय में मिठाई बढ़ गई थी, जब एक राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ था। उस समय 25 राउंड बचे थे। तो ये संशय के कई सवाल हैं। कई जगह ईवीएम की जो मशीनें थी वो 99% तक, कोई भी चीज, मोबाइल भी हम अगर यूज करते हैं तो मोबाइल की बैटरी भी 10 घंटे में कम होती है। अगर 100% चार्ज है तो वो 60-70% पे आ जाती है, अच्छी कंपनी के जो आजकल जो मोबाइल चलते हैं।
तो वो 99% पे थी, जहां जहां कांग्रेस हारी है। ये बातें निकल के आई हैं, जो मीटिंग हुई है कल वहां पे निकल के आई हैं। ऐसी कई चीजें, मतलब कब्रिस्तान में ईवीएम मिल रही हैं, उसके बाद बालाघाट में पहली गिनती हो रही है पोस्टल बैलेट की। तो ये सब जो संशय के घेरे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मुझे जो लगा, मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता रहा हूं कि ये सब लोकतंत्र के लिए खतरा है कि कब्रिस्तान में ईवीएम मिल रही हैं, कहीं बालाघाट में पहले से पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। 8 से 8:30 जो पोस्टल बैलेट की गिनती होनी थी, वो उसमें हम 199 पे थे, लेकिन 10 मिनट के अंदर ही पूरे चैनल्स में जिस तरीके से आवाज आई कि नहीं भाजपा की सरकार, और 9 बजे मिठाई बट गई। मतलब 1 घंटे में सब कुछ, लाखों करोड़ों वोट डले। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं गौरव चतुर्वेदी जी से। गौरव चतुर्वेदी जी, जिस तरह से अभिनव बरौलिया जी कह रहे हैं या फिर जो कुछ कांग्रेस कह रही है, इनके सारे लीडर्स जिस तरह से कह रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर है कि ये संशय का समय है अब कांग्रेस के लिए कि कहीं ना कहीं अब आत्ममंथन और आत्मचिंतन के लिए है कि कैसे अब हमें आगे सरवाइव करना है। ये तो बिल्कुल साफ है अब कि जो स्थिति है कांग्रेस की, बहुत नीचे कांग्रेस यहाँ पर आई है और उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊपर गई है। किस रूप में देखें इसको? अब नहीं, कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है ही, लेकिन जो संशय कांग्रेस के समक्ष खड़े हुए हैं उन्हें भी दूर किया जाना जरूरी है। भाई की बात नहीं, अगर आपको मुझे भी किसी बात को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के कोई संशय आता है तो उसका निकाल होना चाहिए, और ये मानवीय स्वभाव है। अगर कांग्रेस या कांग्रेस के नेता इस तरीके की बात कर रहे हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है, तो मेरा मानना है कि सारे वीवीपैट की काउंटिंग हो जाना चाहिए, और वीवीपैट की काउंटिंग होने के बाद ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कम से कम ये चुनाव एक मिसाल भी बन जाएगा आने वाले समय के लिए कि ईवीएम में अगर गड़बड़ी हो सकती है तो वो सामने आ जाएगी, वो अगर गड़बड़ी नहीं हो सकती है कांग्रेस की वो हैसियत सामने आ जाएगी, और कांग्रेस को जो सुधार करना है अपने, उन सुधार की तरफ कांग्रेस अपने कदम आगे बढ़ा सकती है। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर ईवीएम को लेकर के आपत्ति उठाई जा रही तो मैं तो चुनाव आयोग से आग्रह करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग सारे वीवीपैट की काउंट, दूध का दूध और पानी का पानी सामने रखते, सारी क्लियर हो जाएंगे। हर चुनाव में, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, या किसी भी राज्य में हो, इस तरह के आरोप प्रतिपक्षी पार्टियां लगाती रहती हैं, और उन आरोपों का निकाल कहीं एक दिन तो हो, एक बार तो हो, जिससे अगली बार के लिए वो चीजें। जी गौरव जी, एक सवाल इस बात को लेकर, बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं या जो अभिनव बरौलिया जी ने कहा है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, अब कांग्रेस ठीक है अभी, चूंकि जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति है और वो ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन जब कांग्रेस जब जीतती है, हमने पिछले 18 में देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में एक बहुत बेहतर मार्जिन के साथ, मुझे लगता है कि जो स्थिति मध्य प्रदेश में इस समय है, अगर गुणा गणित देखा जाए, वैसी ही इसके उलट छत्तीसगढ़ में थी कि 68 सीटें, 67-68 सीटें जीतकर कांग्रेस वहां पर आई थी 90 सीटों में, राजस्थान में वहां पर आई, मध्य प्रदेश में 2018 में आई, लेकिन उस समय चीजें नहीं होती हैं। जब इस तरह से परिणाम आते हैं उसके बाद ही कांग्रेस मुखर होती है, तो ये भी तो एक गौरव जी बड़ा सवाल है। स्वाभाविक तौर पर बहुत बड़ा सवाल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और इन आरोपों को हमेशा कई बार हमने ये भी देखा है कि हारने वाली पार्टियां अक्सर उठाती रहती हैं। भाजपा ने पिछले चुनावों में नहीं उठाई, कोई बात है, लेकिन सभी राजनीतिक दल तो उठा रहे हैं। बिहार की बात करें या बंगाल की बात करें या कहीं भी बात करें, तो इस तरीके के आरोपों का निकाल होना चाहिए कि आखिर कब तक ईवीएम को बदनाम करते रहेंगे। ईवीएम बदनाम करने वाले कौन? अरे प्रतिपक्ष के नेता है, सत्ता में जो रहता है वो काम नहीं करता है। नहीं गौरव जी, अगर वाकई इस दिशा में करना तो मुझे लगता है कि फिर सबको एक साथ एक बार में ही करना पड़ेगा। उसकी शुरुआत जब चुनाव, स्थानीय निकायों के जब चुनाव होते हैं, जब लगातार बात आती है बैलेट पेपर से कि भाई इससे चुनाव कराए जाएं, फिर उसके लिए पुरजोर, उसके लिए आवाज आना चाहिए कि नहीं यहां से शुरुआत करिए, फिर विधानसभा लोकसभा तो बाद में है। लेकिन राजेश जी, मेरा मानना है कि सबसे पहले चाहे ईवीएम से वोटिंग बंद की जाए या बैलेट पेपर से शुरू की जाए, एक बार ईवीएम की सत्ता की परख होना चाहिए। अग्नि परीक्षा मान लीजिए
ईवीएम की परीक्षा की उसके अगर वीवीपीएट की काउंटिंग और वोटिंग जो काउंटिंग हो चुकी है अगर एक जैसी मिलती है तो ईवीएम सही है, अगर फर्क नजर आता है तो ईवीएम में गड़बड़ी, तो कम से कम जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनके सामने साथ साथ आम जनता के मन में भी एक विश्वास जागृत हो जाएगा कि नहीं, ईवीएम में कोई खराबी नहीं, और अगर खराबी है तो चलिए गौरव जी, इसके बाद का अगले सवाल के साथ में आऊंगा। एक अहम सवाल के साथ मैं सीधे अभिनव बरौलिया जी के पास में आ जाता हूं। अभिनव बरौलिया जी, बिल्कुल सही जो मैंने गौरव चतुर्वेदी साहब से ही कहा और जिस तरह से उनकी बात आई है, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि जब आपके फेवर में नतीजे आ जाते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि अभी कर्नाटका में जब चुनाव हुए आपके फेवर में नतीजे आए, इससे पहले हिमाचल प्रदेश में आपके फेवर में आए, 18 में 3 राज्यों में आपके फेवर में आए, तब कांग्रेस किसी तरह का, कांग्रेस के मन मस्तिष्क में किसी तरह का सवाल नहीं होता। जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो आपको नहीं लगता कि भाई जनता ने आपको जो चीज़ें आपकी रही हैं, जो तमाम सारे, चाहे वो वचन पत्र हो चाहे मुद्दे हो, वो पसंद नहीं किया, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस मैनेजमेंट के साथ लड़ी वो पसंद आया, तब आप बात नहीं करते, लेकिन जब ऐसे परिणाम आते हैं तो बात करते हैं। देखिए, हम तो लगातार वीवीपैट मतलब ये जो ईवीएम है इस पे सवालिया निशान कोई नई बात नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी इस पे सवाल उठाए थे 2009 में महाराष्ट्र के इलेक्शन के समय। तो ये आवाज उठाना और इल्जाम लगाना और अपनी बात को कहना, ये तो लोकतंत्र है और उसमें कहने का हक सबको है। नितिन गडकरी जी ने तो एक किताब का मतलब क्वेश्चन मार्क लगा के ईवीएम क्वेश्चन मार्क करके उसको प्रेजेंट भी किया था नितिन गडकरी जी ने 2002 या 3 में, उस समय की बात है। तो उस पे सवाल वो लोग भी उठाते थे कि ईवीएम बहुत खतरनाक है। तो जब से आया है तब से खतरनाक है। तो फिर हमें समझना चाहिए, जब अमेरिका और जापान जैसे एक बहुत बड़े बड़े देश जो बहुत हमसे बहुत आगे हैं, वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है, 4-4 5-5 दिन लगते हैं वहां पर इलेक्शंस होने में। तो हम क्यों नहीं उस तरफ बढ़ रहे हैं? जब उंगलियां उठ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि हम कर्नाटक जीत रहे हैं या हिमाचल आ रहे हैं और हमारे मन में संशय है, तो चुनाव आयोग को एक्शन, चुनाव आयोग क्यों एक्शन नहीं लेता है? कोई भी किसी भी बात पे एक्शन क्यों नहीं लेता है चुनाव आयोग? हम बता रहे हैं मतपेटियां यहाँ पे खुली पाई जा रही हैं, आप एक्शन लीजिए, हम ट्वीट कर रहे हैं, हम बयान दे रहे हैं, सब बड़े बड़े दिग्गज नेता बोल रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा हो रहा, पूरी दिल्ली और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है कि ये सब खुली कब्रिस्तान में पड़ी हुई हैं मशीनें। हर बहुत से चुनावों में हुआ है, लेकिन कभी भी कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फिर क्या करें? ऐसा लग रहा है कि आने वाले 6 महीने में लोकतंत्र की खुली हवा में हम सांस ले भी पाएंगे कि नहीं? ये तो संशय तो इसमें भी आ रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए, जो हम बात कर रहे हैं अब की इस हार के बाद, कांग्रेस जो आत्मचिंतन का दौर है, आत्ममंथन का दौर है, और आपने सारे अपने, चाहे वो हारे हुए विधायक हों, चाहे आपके उम्मीदवार हों या फिर जीते हुए विधायक हों, उनको बुलाया, तो क्या सिर्फ अब यह है कि ईवीएम पर जो चीजें हैं, जो जिस तरह से संशय है, उस पर बात हुई, या फिर कांग्रेस अब नई तरीके से मध्य प्रदेश खड़े होने के लिए अग्रसर है, या उसके लिए कोई प्लान है? देखिए, 100 से ज्यादा हमारे विधायकों ने बताया कि हमें जहां से उम्मीद थी कि हमें यहाँ पे 100 वोट मिलेंगे, वहां हमें 2 वोट मिल रहे हैं। मतलब जहां उनका पूरा परिवार रहता है, किसी को 50 वोट अपने गांव में मतलब ऐसा जो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सवालों के घेरे में पूरा चुनाव आ गया। ये ऐसा नहीं है कि हमने इसको क्रिएट किया, ये क्रिएट शुरू से हो रहा था। ये अपने आप होते होते कि यहाँ पे पहले से कैलाश। चलिए अभिनव जी, हमारे साथ में राजेंद्र सिंह ठाकुर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ चुके हैं। स्वागत करूंगा राजन जी आपका। और सीधा सा सवाल इस बात को लेकर जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं कि एक तरफ भाजपा का क्लीन स्वीप है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ईवीएम को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही है, क्या कहेंगे? चलिए राजेंद्र सिंह ठाकुर से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पा रहा। अभिनव बरौली, जब तक आप बात अपनी जारी रख सकते हैं। जी, मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि लगातार जब इस पे सवालिया निशान है, हम चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्षता से हो, सारी चीज हम लगातार बोलते हैं और लगातार आवाज उठाते हैं, तो क्यों नहीं सुनी जा रही है बातों को क्यों नहीं आगे बढ़ाया जा रहा है? जनता विश्वास नहीं कर रही। कई जगह जनता सब जगह शॉक्ड है कि इतना बड़ा मार्जिन 40,000। चलिए उसका सवाल है कि हम सवाल कर लेता हूं अपना जी आपसे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस तरह के जो परिणाम आए हैं वो ईवीएम पर सवाल है, संशय है आपको, लेकिन अगर हम बात जब छिंदवाड़ा की करते हैं, छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की बात करते हैं, फिर आप कहते हैं कि ये तो वहां पर कमलनाथ जी का जादू है, ये तो वहां का छिंदवाड़ा मॉडल है, तो फिर वहां पर चीजें बदल जाती हैं।
देखिए जहां ये नहीं, देखिए इन्हीं का पूरा मैनेजमेंट है ये, हम यही तो बोल रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। हम छिंदवाड़ा में इसलिए हो रहा है कि वहां कमलनाथ जी, हम, हाँ कमलनाथ जी की जगह पे जीते वहां हैं। पर आपने कहा था कि ये कहा था छिंदवाड़ा में आपने कि नहीं ये हमारे भावी मुख्यमंत्री है, और चूंकि छिंदवाड़ा से आते हैं कमलनाथ जी इसलिए भरपूर आशीर्वाद दिए वहां पर। देखिए जहां ये चाहते थे कि जिसको हरवाना है उसको हरवाया, जहां पे जितवाना चाहते थे, अगर ये इनको मालूम है कि हम पूरे तरीके से 230 सीटें तो जीत नहीं सकते, जनता हम पे पूरे तरीके से विश्वास तो करेगी नहीं, कम से कम कुछ सीटें तो दे दें, ये सोच भी तो होती है ना। गौरव जी अभिनव जी इस तरह से कह रहे हैं कि जिसको हरवाना था हरवा दिया, जिसको जितवाना था जितवा दिया। छिंदवाड़ा भी उसमें एक उदाहरण है कि 7 में से 7 सीटें वहां पर जीती। हालांकि ये वहां पर कहा गया कि कमलनाथ जी को लेके कि नहीं ये भावी मुख्यमंत्री हैं, चूंकि वहां से आते हैं, एक छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा होती है। जाहिर सी बात है कि वहां की जो जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। राजेश जी, ईवीएम की काउंटिंग होने के बाद रैंडमली सैंपलिंग की जाती है, 5 मशीनों की वीवीपैट काउंट की जाती है। हम सबने आपने देखा है कि कभी भी इसमें अंतर नहीं आया, आखिर ये क्या है, फिर कहां गड़बड़ी होती, क्योंकि मशीनें तो किसी को नहीं पता ना कि इस मशीन का वीवीपैट काउंट किया जाएगा। अगर गड़बड़ी होगी तो पहले होगी या बाद में होगी, वो गड़बड़ी तय तो करें, रास्ता तो तय निकालें, कहां पर हो रही है गड़बड़ी, उसको पकड़ेंगे कैसे। आरोप तो बहुत सारे लोग लगाते रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से हमने देखा भी है कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं, लेकिन उसकी सच्चाई कैसे जांची जाएगी, उसके चलिए एक्सपर्ट्स हैं। गौरव जी यहाँ रोकना चाहूंगा। राजेंद्र सिंह ठाकुर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र सिंह जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, कांग्रेस कह रही है कि कहीं ना कहीं संशय है उसको ईवीएम मशीन को लेकर। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं प्रदेश की देवतुल्य मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा बहुमत देने के लिए। और मैं आपकी डिबेट को शुरुआत से सुन रहा था। मेरे मित्र अभिषेक जी कह रहे थे कि उन्हें अभिनव जी साथ में, अभिनव बरौली साहब हमारे साथ में जी। हाँ सॉरी, अभिनव जी बोल रहे थे कि उन्हें भरोसा था कि बेरोजगार उनका साथ देंगे, किसान उनका साथ देंगे। ये हवाई सपने कांग्रेस क्यों देख रही थी, मुझे ये समझ नहीं आया। पिछली बार बेरोजगारों से अपने बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म भरवाए, 4,500 रुपए महीने देने की। उनको किसी प्रदेश में एक भी बेरोजगार को अगर 1 रुपया भी दिया हो, कमलनाथ ने 18 महीने की सरकार में तो बेरोजगार आप पे भरोसा जताते। जबकि बाद में जब मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में पुनः भाजपा की सरकार आई, तो कई तरह के रोजगारमुखी कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने चालू किए। किसान को इनको भरोसा था कि किसान, आपने किसानों को ठगा। राहुल गांधी कह के गए थे कि 10 दिन में पूरा कर्जा माफ कर देंगे, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। जबकि प्रदेश और केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि देकर किसानों का मान और सम्मान बढ़ाया। केंद्र ने जितना पैसा दिया उतना ही शिवराज सिंह सरकार ने भी दिया, प्रदेश में भाजपा सरकार ने। तो अगर इन्हें इस तरह की मुगालता था कि किसान इनके साथ रहेगा, युवा इनके साथ रहेगा, तो मुझे समझ नहीं आता कि फिर ये हवाई किले क्यों बना रहे थे। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, इनके तमाम नेता जिस प्रकार का प्रबंधन कर रहे थे चुनावी, उसमें वो भी उनको समझ आ रहा था कि किस तरह से प्रबंधन कर रहे थे। कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता चल रही थी, टिकटों में कैसा इनका प्रबंधन था, प्रचार इनका कितना पुअर था। मैं जिस जिले में रहता हूँ, नर्मदापुरम जिला है, यहाँ पर 2 विधानसभा में इनका एक भी कैंपनर नहीं आया। तो यहाँ क्लीन स्वीप मिला बीजेपी को। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी दम भरते हैं, उनके प्रभाव वाले राजगढ़ जिले में क्लीन स्वीप 5-0 भाजपा। अब ये क्या करें, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कुछ भी करके अपना जो है ठीक रहा। अब नेता आपस में तो दे नहीं सकते एक दूसरे को दोष, तो अब इन्होंने एक नया राग आलाप दिया ईवीएम का। ईवीएम में अगर होती तो 14 में केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार बनी, दिल्ली में हमने स्वीकार किया, आपकी पार्टी आई 15 में, आप पार्टी को समर्थन मिला। 2019 के बाद 2020 में आपकी पार्टी दिल्ली में दोबारा आई, हमने स्वीकार किया। अगर ईवीएम का ही मसला रहता तो पश्चिम बंगाल में जीतते हैं तो ये खूब ढोल बजाते हैं, कर्नाटक में अभी थोड़े दिन पहले जीते तो खूब ढोल बजाए, तब इन्हें ईवीएम में कोई खामी नजर नहीं आती है। अब जब मध्य प्रदेश की जनता ने ये मान लिया कि कांग्रेस में कोई ऐसा इनके पास ना नीति थी ना नियत थी, इनको वोट देने का क्या कारण बनता था? वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट्स में अभिनव जी से ले लेता हूं। मैं चाहता हूं अभिनव जी इससे आगे की मैं बात कर लूं आपसे, क्योंकि अगर देखा जाए
भारतीय जनता पार्टी एक दो दिन ही निकला है, अब उनका अगला मिशन इनके ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्वीकार किया था कि वहां बैलेट पेपर की गिनती नहीं हो रही थी, बैलेट पेपर की छटाई हो रही थी। चलिए राजन जी, वक्त कम है, मैं चाहता हूं फाइनल कमेंट्स अभिनव जी से ले लेता हूं। अभिनव जी, इसके इतर मैं चाहता हूं इससे आगे की बात हो जाए आपसे कि अगर देखा जाए कि जैसे ही 2 दिन निकले और विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, उसके रिजल्ट परिणाम आ गए, लेकिन 2 दिन बाद ही अब भारतीय जनता पार्टी का फोकस लोकसभा चुनाव को लेकर हुआ और छिंदवाड़ा, ये आप कैसे छिंदवाड़ा में जो 7 विधानसभा सीटों पर हारे हैं उस पर कैसे जाके लोकसभा की लेकर तैयारी की जाए? आपको नहीं लगता कि यही संगठनात्मक जो चीजें हैं कांग्रेस और भाजपा में वो अलग दिखती हो, यही कारण कि जो परिणाम आते इस तरह से अप्रत्याशित आ जाते कि संगठन स्तर पर जो काम कांग्रेस को करना चाहिए, अब वक्त आपका ईवीएम या तमाम सारी चीजों को लेकर है? देखिए, ईवीएम की बात तो हम उठाएंगे और लगातार उठाएंगे, आगे भी हमारा इस पर रहेगा कि ये चुनाव जो है वो बैलेट पेपर पर हो। लेकिन मैं बता दूं कि हम जनता की आवाज़ हमेशा बना रहेंगे। मतलब ये जो बोल रहे हैं कि किसान, कर्मचारी, हम सबकी आवाज़ बने रहेंगे। हम बधाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, हमने उसमें भी कोई कोताही नहीं बरती। लोकतंत्र है, हमें लोकतंत्र पे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लोकतंत्र बनाया है, संविधान बनाया है, हमें उस पर विश्वास है और आगे जो लड़ाई है हम सतत लड़ते रहेंगे, हमें उस पर कोई संशय नहीं है। लेकिन हमें संशय जिस चीज़ पे, हमने वो बात उठाई है जो जनता भी चौक चौराहे पे बात कर रही है कि जो मार्जिन्स हैं और जो बातें हैं वो बातें हम आप चैनल पे रख रहे हैं। अगर हम जनता की बात और जनता की आवाज को आपके समक्ष नहीं रखेंगे तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? हम चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे, हम नहीं चाहते कि लोकतंत्र खत्म हो। अगर भाजपा चाहती है कि नामो निशान मिट जाए, कांग्रेस पार्टी का नामो निशान मिट जाए, कांग्रेस को कोसते रहें, तो इससे थोड़ी ना लोकतंत्र बचेगा। लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो हर पार्टी को जिंदा रखना पड़ेगा। चलिए छोटा सा कमेंट दे दीजिए राजन जी, 30 सेकंड में। जी राजेश जी, कोसने की बात कही है तो कोसा किसने है? प्रधानमंत्री जी एक क्रिकेट मैच देखने जाते हैं और देश का कांग्रेस का पनौती के शब्द पे आपको इतना बुरा लग रहा है, जो बोला भी नहीं गया है, आपको पता भी नहीं, ना हमने बोला ना किसी ने बोला, लोगों ने हैशटैग चलाया, उसकी बातों पे अपन डिबेट करके क्या करेंगे यहाँ पे राजेंद्र जी? वो सब धाराशाही हो गए। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। आपके चलिए तो अब हम बोलते हैं अगर राह जाएंगे आगे की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की तरफ आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब भले मंथन, चिंतन, ये जो तमाम सारी चीजें हैं उसकर उभर कर लोकसभा के आगे की तरफ आगे बढ़ेगी। तीनों मेहमानों का यहां पर मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से भाजपा का क्लीन स्वीप और उसी के बाद कांग्रेस में आत्मचिंतन, मंथन और साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।